नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। बजट में आम आदमी से जुड़ी कई बड़ी राहत। वित्त मंत्री बोली किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का होगा प्रयास। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का किया ऐलान। सीएम योगी ने बजट की सराहना। बजट गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए लाया बड़ी सौगात। भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट की हुई प्रस्तुति। सीएम योगी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का किया आभार व्यक्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम योगी ने बजट की सराहना, साथ ही कहा कि बजट गरीबों, किसानों और युवाओं को एक नई बड़ी सौगात देगा, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वव्यापी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेगा। संसद में केंद्र सरकार का आज का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दृष्टि से जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही
शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर, जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है।
और अगर मैं कहूं तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। विश्व की सबसे बृहद परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे आज राज्य के विकास की बुनियाद बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में आज विभिन्न परियोजनाओं के तहत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 30 किलोमीटर लंबा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और 51 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आवागमन को सुगम बनाएंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही ये उन सपनों को साकार करने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी देगी। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रगति के लिए सरकार ने जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व जालौन आदि के सर्वांगीण विकास के लिए 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तीव्रता से चल रहा है। बहुत ही बेकार रास्ते थे पहले, तो काफी सुधार है लगभग से पहले से। रास्ता बहुत बढ़िया होगा, रास्ता सबसे ज्यादा चलन लगा। मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे आपार निवेश के द्वार उत्तर प्रदेश के लिए खोलने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक इन्हीं एक्सप्रेसवे से खोल रही है विकास की नई राहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस आम बजट में आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा था। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया है ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। साथ ही आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया। इसके साथ 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। We have revamped the post-matric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative intertraining program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also.
innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the Internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the 6th pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSEs and carry out contracts, I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme
तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको भावविभोर हो उठेंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसमें बेटी के प्रति एक पुलिस वाले की कर्तव्य की कहानी होगी। बेटी के प्रति पिता का दायित्व और पुलिस में रहकर कर्तव्य कम होता है। दिवाली में जब माता पिता के साथ मिलकर सब त्योहार मनाते हैं, उस वक्त पुलिस अपना कर्तव्य का पालन करती है और उस वक्त घर में मौजूद जिसके पिता पुलिस में हैं, वो बिना पिता के ही त्योहार मनाने को मजबूर होते हैं। इससे एक संबंधित छोटी सी कहानी हम आपको सुनाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कक्षा 4 में पढ़ने वाली लहर सेक्शन लास्ट चल रहा था। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया, जिसको टीचर ने पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया और मैम फाइनल परीक्षा के लिए बहुत सारी बातें बताने वाली थी। इसके चलते लहर अपनी मम्मी को समय पे आने के लिए कहती है। वहीं लहर अपने मीठे स्वर में पापा को भी आने को कहती है, जिस पर पापा कहते हैं, बेटा जरूर, मैं अपनी प्यारी सी बेटी की बात कैसे भूल सकता हूँ। बेटा मम्मी को भी बता देना। हाँ, मैं उससे पहले जरूर आऊंगा। वहीं पेरेंट्स मीटिंग पर शुरू होती है, जिसके बाद सभी पेरेंट्स आते हैं, पर लहर के माता पिता अभी नहीं पहुंचे। लहर की नजर दरवाजों की ओर लगी हुई थी, आंखों में आंसू थे। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी लहर के माता पिता पहुंच गए। उस वक्त लहर को काफी खुशी हुई। ये कहानी हमें दर्शाती है कि जिस तरह पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रचंड रूप हमें देखने को मिला, ऐसे में जहां सभी लोग अपने घर पर थे, तो डॉक्टर, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी एक ऐसा तबका जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।